कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ हैं, हष्ट हैं, पुष्ट हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जनन के बारे में पढ़ रहे थे। कक्षा 12वीं का चैप्टर हमारा फर्स्ट चल रहा है और जनन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे पास जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो जनन क्या है ये हम पढ़ चुके हैं और उसके आगे जीवन अवधि लाइफ स्पेन क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। और जनन के हमारे टाइप्स चल रहे थे। जनन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का, लैंगिक और अलैंगिक जनन। ठीक है, तो आज हम जनन के प्रकार पढ़ेंगे। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक, जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लैंगिक जनन क्या होता है इसके बाद का टॉपिक है, लेकिन इससे पहले हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे। तो लैंगिक जनन के भी 3 टाइप्स होते हैं जो कि मैं बता चुकी थी। पहला वाला हमारा टाइप्स होता है विखंडन, दूसरा होता है मुकुलन और तीसरा होता है कायिक जनन। तो विखंडन के अंतर्गत हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे, विखंडन किसे कहते हैं। ठीक, तो विखंडन में क्या रहता है कि एक कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है। और विखंडन किसमें होता है? एक कोशीय जीवों में। और एक कोशीय जीव में हम अमीबा के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, तो विखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में। तो अमीबा में विखंडन होता तो उसमें जनन कैसे होता है? जैसे कि हमारे पास अमीबा है, ठीक, और इतना तो सबको पता ही है कि अमीबा कैसा होता है? एक कोशीय जीव, सिंगल सेल रहता है। ठीक, तो इसमें कोशिका का क्या होता है? विभाजन होता है। तो पहले केंद्रक विभाजित होगा और फिर कोशिका होगी। इस तरीके से केंद्रक पहले बीच में से पतला होगा और फिर क्या होता जाएगा? विभाजित होता जाएगा। तो एक अमीबा से कितने अमीबा बनेंगे? हमारे पास 2 अमीबा बन जाएंगे। इस प्रकार क्या होता है? अमीबा में जनन होता। तो अमीबा में कौन सी विधि है? विखंडन विधि। विखंडन के द्वारा अमीबा में जनन होता है। इसमें सिंगल सेल रहती है तो वो 1 से 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। और इसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और ये जो अमीबा है, अमीबा की कुछ टॉपिक्स और है कि भाई अमीबा में एक खासियत रहती है कि अमीबा विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति मतलब जो रहने लायक नहीं है इसके, तो अमीबा विषम परिस्थिति में अपने पादपों को क्या कर लेता है? संकुचित कर लेता। ये इसके क्या है? पादप है। ठीक है, विषम परिस्थिति मतलब जो रहने लायक नहीं हो तो ये अपने पादपों को संकुचित कर लेता है और क्या बनाता है? त्रिस्तरीय आवरण बना लेता। तो जो त्रिस्तरीय आवरण बन रहा है उसे क्या बोलते हैं? सिस्ट। और ये जो पूरी घटना कहला रही बन हो रही है, ये पूरी घटना क्या कहलाती है? ऊटी भवन। ठीक, ये भाई अमीबा है, विषम परिस्थिति है, भाई रहने लायक नहीं है, वो जी नहीं पाएगा, तो वो अपने आप को क्या कर लेता है? खुद की रक्षा करने के लिए अपने आप को संकुचित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है और त्रिस्तरीय क्या बना लेता है? आवरण बना लेता। कौन सी परिस्थिति में? विषम परिस्थिति में, मतलब जो रहने लायक नहीं हो। विषम परिस्थिति या स्थिति में अमीबा अपने आप को क्या कर लेता है? संकुचित कर लेता, त्रिस्तरीय आवरण बना लेता। यह आवरण क्या कहलाता है? सिस्ट कहलाता या कहलाता है पुटी। ठीक, अब इसके बाद में ये तो विषम परिस्थिति की कहानी है। ठीक है,
कि भाई त्रिस्तरीय आवरण बना लेता और अपने आसपास की लेयर क्या रहती है, जो त्रिस्तरीय आवरण है उसे बोलते हैं शिष्ट। और ये परिघटना क्या कहला रही है, कुटी भवन, है ना। इसे क्या कहेंगे, कुटी भवन। ये परिघटना क्या कहलाती है, कुटी भवन कहलाती है। कि अमीबा विषम परिस्थिति मतलब जो रहने लायक नहीं है, वो रह नहीं पा रहा है विषम परिस्थिति में, तो अपने आप को क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, संकुचित कर लेता है और त्रिस्तरीय आवरण बना लेता। तो त्रिस्तरीय आवरण क्या कहलाता है, कुटी कहलाता है या शिष्ट कहलाता। और ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है अमीबा में, इस परिघटना को क्या कहते हैं, कुटी भवन कहते हैं। क्या कहते हैं, कुटी भवन। तो ये तो विषम परिस्थिति की कहानी हो गई अमीबा की। अब अमीबा की सम परिस्थिति की भी आती है। सम मतलब अनुकूल परिस्थिति की रहने लायक हो, ठीक भाई। वो अगर नहीं रह पाए तो संकुचित कर रहा है और अब वो रह सकता है, तो वो क्या करेगा, ये जो आवरण है ना, ये जो शिष्ट बन रहा है उसके आसपास का त्रिस्तरीय आवरण, उसको क्या कर देगा, वो तोड़ देगा और उसमें से बीजाणु द्वारा, जिसको हम बोलते हैं स्पोर, स्पोर द्वारा एक नया बीजाणु बना लेता है, एक नया अमीबा बना लेता है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो आवरण है, तो अनुकूल परिस्थिति में अमीबा क्या करता है, अनुकूल परिस्थिति में त्रिस्तरीय आवरण को तोड़ देता है ना। ये जो त्रिस्तरीय आवरण बना है, त्रिस्तरीय आवरण क्या कर देता है, तोड़ देता और अपने में से, जैसे कि अमीबा बना है, ठीक, इसके आसपास त्रिस्तरीय कठोर आवरण है ये, तो अपनी रक्षा कर लेता है ऐसा ये आवरण के थ्रू। कब, विषम परिस्थिति में। और इसके अपोजिट अनुकूल परिस्थिति में ये जो आवरण है इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा और इसके अंदर से जो बीजाणु रहते हैं उसके द्वारा एक नया अमीबा बना लेता है। इसके आवरण को तोड़ रहा है, इसमें से क्या निकल रहे हैं, बीजाणु निकल रहे हैं, है ना। इनका क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा, तो इसे बोलते हैं बीजाणु जनन। इसे क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन, ठीक। कि त्रिस्तरीय आवरण है उसको तोड़ देता है, तो इसके अंदर से क्या निकलते हैं, बीजाणु निकलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पोर। और ये जो स्पोर निकल रहे हैं, तो ये जो पूरी परिघटना हो रही है, इस परिघटना को क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन। तो अमीबा एक और जनन कैसे करता है, बीजाणु जनन द्वारा भी करता है। तो ये तो हो गई हमारी अमीबा की कहानी। इसके आगे दूसरा क्या है, मुकुलन, जिसे हम बोलते हैं बड़ी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बड़ी। तो अब ये वाली प्रोसेस भी समझा देती हूँ, थोड़ी सी कल इंटे दे दी थी, बाकी आज पूरा डिटेल हम करेंगे। तो इसके आगे बड़ी, तो बड़ी में उदाहरण क्या आता है, यीस्ट का, है ना। बड़ी में उदाहरण क्या आता है, यीस्ट का। तो बड मतलब क्या बोल सकते हैं, कलिका, है ना। तो यीस्ट में क्या होता है, अपने ही जैसे छोटे जीव का निर्माण हो जाता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं बड़ी। इसमें क्या आते हैं, बड्स आ जाते हैं। यीस्ट का डो कुछ इस प्रकार से रहता है और उसमें से बड्स निकल आते हैं, तो ये वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, बड़ी, है ना। मुकुलन, मुकुलन में क्या होता कि अपने ही जैसे छोटे जीव का निर्माण होना। तो ये तो अलैंगिक का हो गया दूसरा प्रकार। और तीसरा, भाई पौधों में कायिक जनन होता है अक्सर, तो कायिक जनन, तो कायिक जनन किसको बोलते हैं, कायिक जनन जिसमें कायिक भाग से नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। कायिक भाग मतलब जड़, तना, पत्ती, इनसे क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। और ऐसे बहुत सारे पौधे हैं हमारे पास, तो इसके कुछ उदाहरण हम करते हैं। तो कायिक जनन मतलब कायिक भाग, है ना, कायिक भाग से नए जीव का क्या होना, निर्माण होना, उसे बोलते हैं कायिक जनन, ठीक। तो भाई अलैंगिक जनन जिसमें केवल कितने जनक होते हैं, एक जनक होता है ना। इसमें जनकों की संख्या कितनी होती है, एक जनक होता है ना, मेल फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं होती। और अलैंगिक जनन के 3 प्रकार, विखंडन, मुकुलन, कायिक जनन। कायिक जनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मुकुलन, मुकुलन का उदाहरण हमने अमीबा ले लिया। अमीबा क्या करता है, मुकुलन विखंडन में क्या होता है कि कोशिका का विभाजन होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, ठीक। तो इसे बोलते हैं विखंडन। और ये इसमें कौन आता है, अमीबा। और अमीबा की कहानी भी बता दी कि अमीबा विषम परिस्थिति में अपने आप को संकुचित कर लेता है और अनुकूल परिस्थिति में
वापस बिखर जाता है, तोड़ देता है दूध को। तो विषम परिस्थिति में अपने आप को संकुचित कर लेता, त्रिस्तरीय आवरण बना लेता। त्रिस्तरीय आवरण जो बन रहा है इसे क्या बोलते हैं, शिष्ट। और ये जो पूरी घटना हो रही है उसे बोलते हैं पुटी भवन। ठीक, उसे क्या बोलेंगे, पुटी भवन। फिर दूसरा टाइप हमारे पास क्या है, मुकुलन का। तो मुकुलन में क्या होते हैं, बर्ड्स निकल आते हैं, अपने ही जैसे छोटे जीव का निर्माण हो जाता। और इसका उदाहरण है यीस्ट। और कायिक जनन में क्या होता है, कायिक भाग से नए जीव का निर्माण होना। ठीक, जैसे कि पत्थर चट्टा की पत्तियां रहती है, उसके कायिक भाग, उस पत्तियों से नया पौधा बनता है। फिर उसके बाद आलू को हम कट कर देते हैं, जैसे कि वो बर्ड्स निकल आते हैं बरसात के मौसम में, और वो बर्ड्स निकले हुए रहते ग्रीन ग्रीन, और आलू को तुम कट कर दो और उसको जमीन में गाड़ दो, तो उससे नए आलू निकल आएंगे। तो ये क्या हो रहा है, उसके कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण हो रहा। बहुत सारे पौधे आप ऐसे भी देखते होंगे कि जड़ से नए पौधा बन जाता। तो जड़ क्या, उसका कायिक भाग है। तो कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब कायिक भाग से नए जीव का निर्माण होना, उसे बोलते हैं कायिक जनन। और हमारे पास एक और जनन आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन बोलते हैं। ठीक, तो पुनरुद्भवन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन किसको बोलते हैं, कि जैसे कि एक जीव है, उसको हमने कट कर दिया। जैसे कि हमारे पास ये हाइड्रा की कुछ आकृति इस प्रकार से रहती है, ये हाइड्रा। ठीक, ये हाइड्रा को मैंने क्या करा, 2-3 जगह से सब कट कर दिया, कट लगा दिए, इसके 2-3 पार्ट ऐसे निकल आए। ठीक, तो ये कटे हुए भाग से वापस से नए हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो ये वाली परिघटना क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन कहलाती है। तो ये भी अलैंगिक जनन में आता। और इसके कुछ और उदाहरण हमारे पास बुक्स में जो कि हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, और इनके अलावा बुक्स में ये ज्यादातर, तो अब हम बुक्स के कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन के 3 प्रकार हो गए और इसके कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आगे हैं। ये है हमारे अलैंगिक जनन के कुछ उदाहरण, जैसे कि ये अमीबा। तो अमीबा में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार है, विखंडन। तो विखंडन में ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल से पहले केंद्रक का ये विभाजन हो रहा है, और उसके बाद एक केंद्र, ये यहाँ पर पहले एक केंद्रक था, न्यूक्लियस था, और एक से ये 2 बन गए अंदर, फिर केंद्रक ये से अलग अलग हो गए, और केंद्रक से कैसी कितनी कोशिकाएं बन गई, एक से कितनी बन गई, लास्ट में 2। तो ये पेरेंट्स है और ये संतति कोशिकाएं जो बन रही, उन्हें हम क्या बोलेंगे, संतति कोशिकाएं, या बोलेंगे डॉटर सेल। तो ये है हमारा अमीबा। और यीस्ट, तो यीस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है, जो कि मैंने कहा है कि यीस्ट में क्या निकलते हैं, बर्ड्स। तो ये जैसे कि हमारे पास ये यीस्ट है, ठीक, तो ये यीस्ट है हमारे पास, इसमें इसी के जैसा बर्ड्स निकल रहा, ये इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, यहाँ पर इसके जैसे छोटे जीव का निर्माण हो रहा। ठीक, तो ये पहले केंद्रक का विभाजन होगा और फिर उसके बाद ऐसी कलिका बन जाएगी, बर्ड बन जाएंगे, बर्ड्स बन जाएंगे, तो इसे बोलते हैं मुकुलन। तो ये मुकुलन भी क्या है, अलैंगिक जनन का उदाहरण है, अलैंगिक जनन का प्रकार है। अब इसके अलैंगिक जनन के इनके अलावा और भी कुछ उदाहरण है हमारे पास, तो वो हम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास इसके बाद ये वाला उदाहरण है क्लेमिडोमोनास, है ना, ये क्या है, क्लेमिडोमोनास है। तो इसमें ये क्या है, क्लेमिडोमोनास, और इसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता, चल बीजाणु द्वारा। ये क्या है, चल बीजाणु, ये गतिशील है, इनको हम चल बीजाणु बोलते हैं, या फिर बोलेंगे जूस्पोर। और ये हमारा प्यारा सा हाइड्रा। तो हाइड्रा में मुकुलन भी होता है क्योंकि इसमें भी बर्ड्स निकल रहा है, और पुनरुद्भवन भी होता, क्योंकि हाइड्रा को हम कितने भी बार कट कर दें तो उसके कटे हुए भाग से एक नए जीव का निर्माण होता जो जनन योग्य रहता। तो ये भी अलैंगिक जनन का उदाहरण है। फिर उसके बाद अगला हमारे पास है पेनिसिलियम का उदाहरण। ये रहा, ये किसका उदाहरण है, पेनिसिलियम का। तो ये इनमें ऊपर ही कोनिडिया रहती है, ये बीजाणु रहते थे, इनके द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। और ये क्या, इसका नाम क्या है हमारे पास, पेनिसिलियम है ना, ये क्या है, पेनिसिलियम। और इनकी कोनिडियाओं के द्वारा इनमें जनन होता है, नए जीव का निर्माण होता। फिर अलैंगिक जनन का उदाहरण हमारे पास है
स्पंज जैमुल या जैमुल स्पंज बोलेंगे, स्पंज में जैमुल। तो इसमें ये क्या होता है, ये हमारे पास पाइप रहता है, इसमें ये क्या रहता है, पाइप रहता है, और ये क्या है, जेमुल्स है, ठीक है। और ये पाइप के द्वारा बीजाणु इसके क्या होते हैं, बाहर होते हैं, और एक नए जेमुल स्पंज का क्या हो जाता है, निर्माण। तो इसमें भी क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद आप लोगों को पुटी भवन भी बता दिया, पुनरुत्थ भवन भी बता दिया। फिर उसके बाद कायिक जनन। तो कायिक जनन मतलब पौधे के कायिक भाग से नए जीव का निर्माण होना, तो उसे बोलते हैं कायिक जनन, ठीक। जैसे कि ये हमारे पास प्यारा सा आलू, पोटैटोज, जिसे सब पसंद करते हैं। तो ये देखो, पोटैटोज की ये क्या है, आँख होने, इन्हें आँख बोलते हैं। और ये क्या है, बर्ड्स है, कलिकाएँ, जो अक्सर बारिश के टाइम में ग्रीन ग्रीन बर्ड्स निकल आते हैं। तो इसको हम कट करके ज़मीन में गाड़ देंगे तो एक नया पौधा बन जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या है, अदरक है। तो इसके ये रेशो से नए जीव का निर्माण हो रहा है, ठीक। मतलब नया अदरक बन रहा है, नया अदरक का पौधा। फिर उसके बाद इनमें क्या हो रहा है, कौन सा जनन, अलैंगिक जनन, मतलब इनमें मेल फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं है। और अलैंगिक जनन का ये कौन सा जनन है, कायिक जनन, वेजिटेटिव, मतलब कायिक भाग से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता। अब इसके आगे हमारे पास है जैसे कि अगेव। तो अगेव में ये वाले पार्ट से नए जीव का निर्माण होता है, नया पौधा बनता है अगेव का। फिर उसके बाद आता है पत्तर चट्टा, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं ब्रायोफिलम। ये हमारे पास क्या है, ब्रायोफिलम है। तो ब्रायोफिलम से ये नई पत्तियाँ निकल रही, पत्तियों से नए जीव का निर्माण हो रहा है इसके कायिक भाग से। तो ये होगा वेजिटेटिव, कायिक जनन। फिर उसके बाद आता है जल हाइसिंथ। तो जल हाइसिंथ के ये वाले पार्ट से क्या होता है, नया पौधा बनता, ये इस हिस्से से, जिसे भूस्तरिका बोलते हैं। तो इनमें जनन कौन सा हो रहा है, अलैंगिक। इसमें मेल, ये जो जल हाइसिंथ है, तो ये जल हाइसिंथ के ये वाले पार्ट से नए जीव का निर्माण होता है, जिसे भूस्तरिका बोलते हैं। अब जल हाइसिंथ को जलाशयों की महाविपत्ति भी कहते हैं, और जल हाइसिंथ को क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ, या फिर इसे बोलते हैं बंगाल का आतंक, क्योंकि बंगाल में ये इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है कि वहाँ के जलीय जीव, मतलब कि उन्हें बहुत हानि होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो जाएंगे पानी में, तो इसे जलाशयों की विपत्ति, जलाशयों की विपत्ति, या फिर बोलते हैं बंगाल का आतंक, ठीक। अब ये सभी तो हमने कायिक जनन पढ़ लिए, कायिक जनन के उदाहरण भी पढ़ लिए, फिर मुकुलन भी पढ़ लिया, और विखंडन भी पढ़ लिया। विखंडन को बोलते हैं फिजन, ठीक। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। अब जनन का एक और प्रकार होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में हम डिटेल कर चुके हैं, अब हम करेंगे लैंगिक जनन के बारे में डिटेल। तो लैंगिक जनन बोलते किसको है, लैंगिक जनन मतलब इसमें विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, इसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता रहती है, जिसमें जनक कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक। तो इसमें जनकों की संख्या, लैंगिक जनन किसको बोलते हैं, जिसमें जनकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। एक मेल और एक फीमेल, तो उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन है भाई, जनकों की संख्या 2 रहेगी, मेल रहेंगे, फीमेल रहेंगे। तो इनमें गैमेट्स रहते हैं, है ना, इनमें क्या रहते हैं, गैमेट्स। तो जो मेल में रहता उसे बोलेंगे नर गैमेट, है ना, नर गैमेट मतलब नर युग्मक, ठीक है भाई। मेल में क्या रहते हैं, मेल और फीमेल में गैमेट रहते हैं। और ये जो लैंगिक जनन है, अधिकांश जीवों में लैंगिक जनन ही होता है, ठीक है, अधिकांश जीवों में लैंगिक जनन ही होता, और पेड़ पौधों में भी लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक भी होता है। तो लैंगिक जनन जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, और मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता, नर और मादा, ठीक है, क्या बोलेंगे, नर और मादा बोलेंगे, नर और मादा दोनों की आवश्यकता है। तो इनमें क्या पाए जाते हैं, गैमेट पाए जाते हैं, है ना, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, नर युग्मक। युग्मक को क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं, युग्मक को क्या बोलते हैं, गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मतलब कि मादा युग्मक, मादा में भी युग्मक पाया जाता है, मादा युग्मक या फीमेल गैमेट, इन्हें क्या बोलेंगे, मेल गैमेट
और इन्हें क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट बोलेंगे। ठीक, तो अब ये गैमेट, भाई ये गैमेट मिलेंगे तो पहले क्या बनाते हैं, जाइगोट। भाई ये गैमेट मिल गए, ये गैमेट मिल गए तो इससे क्या बनेगा, पहले जाइगोट। गैमेट मतलब युग्मक, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्मनज, है ना। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मनज, और इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। कि भाई मेल और फीमेल है तो इनमें युग्मक पाए जाते हैं, युग्मक मिलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, या फिर युग्मनज बोलते हैं। अब ये जो लैंगिक जनन है, तो ये लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है और एक धीमी प्रोसेस है। ये बहुत ही धीरे धीरे होती है, क्योंकि भाई इसमें 2 जनक आते हैं। इसमें क्या आते हैं, 2 जनक आते हैं। जन्म देने वाले कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। तो ये एक लंबी और एक धीमी प्रोसेस है। अब भाई जनन होता है, इसमें लैंगिक जनन हो गया, गैमेट्स मिल गए, जाइगोट बनता और उसके बाद भ्रूण और उसके बाद शिशु या फिर नया जीव बनता है। ठीक, अब लैंगिक जनन में थोड़ी बहुत कुछ थ्योरी दी है। तो लैंगिक जनन में भाई जनन योग्य इंसान कब आता है, जनन योग्य इंसान हो या कोई सा भी जीव हो। ठीक, तो पहले जन्म लेते हैं, उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं। ठीक, तो बड़े होंगे, उसके बाद उनमें परिपक्वता, ये मैच्योर होंगे तो तब उनकी अवस्था जनन योग्य हो जाती है। तो जनन योग्य के ठीक पहले की अवस्था, उसको क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था। उसको क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था बोलते हैं। ठीक, कि जनन के पहले की अवस्था को क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था, मतलब थोड़े बड़े हो रहे हैं। ठीक, और फिर उसके बाद किशोर अवस्था जैसे ही खत्म हुई तो जनन योग्य की अवस्था आ जाती है, तो उसे बोलेंगे जनन अवस्था। और जनन अवस्था के बाद भाई वृद्धि होती जाती है, बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, और एक अवस्था ऐसी भी आती है कि जनन की अवस्था पूरी खत्म हो जाती है, और उसके बाद जनन की अवस्था खत्म हुई, वहां से कौन सी अवस्था चालू होती है, वृद्ध अवस्था। तो जीवों में जो जनन के पहले की अवस्था है उसको किशोर अवस्था बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, हाँ किशोर अवस्था, और जनन योग्य की अवस्था आती है उसे जनन अवस्था। और यही अवस्था अगर पौधों में आ रही है, भाई यही अवस्था अगर पौधों में आ रही है तो उसे क्या बोलते हैं, कायिक अवस्था या कायिक प्रावस्था कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन की हमें एनसीईआरटी ने कुछ थ्योरी दी है। ठीक, उस थ्योरी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या बताना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। तो जनन, लैंगिक जनन का मतलब तो बता दिया कि जिसमें नर और मादा की आवश्यकता रहती, जिसमें 2 जनक रहते हैं उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। अब 2 जनक रहेंगे तो इसमें क्या रहते हैं, गैमेट रहते हैं, युग्मक रहते हैं, तो दोनों युग्मक मिल रहे हैं, है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक मिल रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले जाइगोट, युग्मनज, और उसके बाद भ्रूण बनता है, और उसके बाद मतलब कि जो भी जीव है तो उसका शिशु बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपनी लैंगिक जनन की कहानी। और किशोर अवस्था किसको बोलते हैं, थोड़े से बड़े हो गए, जनन योग्य हो गए, भाई उनमें जनन की एक अवस्था आ गई है, कोई सा भी जीव जंतु हो। ठीक, तो जनन की एक अवस्था मनुष्य में भी आती है, जैसे कि लगभग समझ लो 16-17 साल। ठीक, तो एक जनन की अवस्था आ गई, तो इसके ठीक पहले की अवस्था क्या कहलाती है, किशोर अवस्था कहलाती है। और जनन अवस्था जहाँ पर समाप्त हो गई और उसी के बाद की अवस्था जो चालू हो गई तो उसे बोलते हैं वृद्ध अवस्था। ठीक, तो ये तो है लैंगिक जनन, और इसकी कुछ थ्योरी दी है एनसीईआरटी ने, तो जो कि हम डिटेल कर लेते हैं। अब एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है वो देख लेते हैं हम। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, तो वही इसमें क्या रहता है, विपरीत लिंग वाले विभिन्न जीव नर और मादा युग्मक गैमेटों का क्या करता है, निर्माण करते हैं, और इनका निर्माण इसमें शामिल है। अब ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट, और आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या है, एक विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें नर और मादा की आवश्यकता रहती है। ठीक, और इसकी थोड़ी थ्योरी दी है एनसीईआरटी ने, जो कि हम डिटेल कर लेते हैं। तो आगे क्या बताना चाहता है वो हम देख लेते हैं।
जैसे कि अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि भाई लैंगिक जनन में जनन हो गया, जीव वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के बाद एक निश्चित अवस्था आती है, परिपक्व अवस्था तक पहुँचते हैं, है ना। तो परिपक्व अवस्था होती है और उसके बाद जनन योग्य होते हैं। इसके बाद क्या रहते हैं, जनन योग्य। तो जनन के ठीक पहले की जो अवस्था रहती, इसे क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था बोलते हैं, किशोर अवस्था। और पादपों में ये अवस्था क्या कहलाती है, कायिक अवस्था कहलाती है। ठीक, तो ये तो थ्योरी मैंने समझा दी। थोड़ी सी और थ्योरी एनसीईआरटी ने दी है। भाई जनन तो होता है, लेकिन लैंगिक जनन होता है तो अब बहुत सारे पादपों में, कोई पादप बहुवर्षीय रहते हैं, कोई 1 वर्षीय रहता है, कोई द्विवर्षीय रहता है। ठीक, तो इनमें कुछ दिया है, तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसके बता देती हूँ। और कोई कोई से पौधे तो अपने पूरे जीवन काल तक जनन करते हैं, और कोई कोई एक निश्चित अवस्था तक जनन करते हैं कि हाँ बस ये अवस्था हो गई, इतने टाइम तक ये जनन कर सकते, उसके बाद नहीं। और कुछ पौधे तो मतलब कि अपने जीवन काल में पूरे टाइम जनन करते हैं। जैसे कि है बाँस, बाँस तो सभी को पता है, बेम्बो जिसे बोलते हैं। तो बाँस क्या करता है, अपने पूरे जीवन में जनन करता है। क्यों, क्योंकि इसका जीवन, और ये जनन करता है तो पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्ष के बाद केवल एक पुष्प पैदा करता है, और परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में क्या होते हैं, फल उत्पन्न होते हैं और फिर मर जाते हैं। ठीक, फिर अन्य पादप जैसे कि स्ट्रोबिलेंथस क्यूनिआना, ये 12 वर्ष में एक बार मतलब कि पुष्प उत्पन्न करता है। एक बार जनन करेगा 12 वर्ष में और फिर एक बार पुष्प उत्पन्न करता। तो ये पुष्प की मतलब कि कालीन सी बिछा देता है ना। ये एक मतलब कि बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में। तो इसमें 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प आते हैं और पूरी एकदम कालीन से बिछ जाती है, जैसे वेलवेट की कालीन से, और इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि यहाँ पर सैलानियों देखने को भी आते हैं बहुत सारी संख्या में। फिर प्राणियों में भी जनन होता है, तो बहुत सारे प्राणियों में जनन वर्ष भर भी होता और कोई मौसमी भी रहते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, जैसे कि प्राणियों में पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं, क्या यह किसी मौसम संबंध घटनाक्रम है। मेंढक और छिपकली में यह प्रक्रिया कैसे होती है, आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले केवल विशेष मौसम में आने पर ही क्या देते हैं, अंडे देते हैं। भाई बहुत सारे जीव जनन तो करते हैं लैंगिक जनन, लेकिन कुछ मौसमी रहते हैं और कुछ हर वक्त देते हैं। भाई कुछ मौसमी मतलब कि एक विशेष टाइम में जन्म देंगे, अंडे देंगे, और कुछ तो हमेशा जनन देते हैं हर वक्त, मतलब कि उनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहती है। ठीक, तो कोई मौसमी अंडे देता है तो वो किस में आते हैं, कुक्कुट फार्म में आते हैं, पक्षी जिन्हें हम बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, वर्ष भर अंडे देते हैं, देने की क्षमता होती है इसमें। और कुछ कुछ मौसमी रहते हैं। तो इसके आगे भी थ्योरी हमें दी है, ये रही। तो जो विशेष मौसम में जन्म देते हैं, ठीक है, उनका एक मतलब कि टाइमिंग रहता है जीवन चक्र का, मतलब जन्म देने का। तो उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन प्राइमेट स्तनधारी बोलते हैं, है ना। ये विशेष मौसम में ही जन्म देंगे। भाई जीवधारी कुछ साल भर जन्म देते हैं और कुछ विशेष मौसम में। तो विशेष मौसम में जन्म देने वाले जानवरों को क्या बोलते हैं, नॉन प्राइमेट स्तनधारी। और इसमें कौन आता है, गाय, भेड़, चूहा, हिरण, कुत्ता, चीता, ये सब क्या रहते हैं, जनन के दौरान ऐसे चक्रित परिवर्तन देखे गए जिन्हें क्या कहते हैं, मत चक्र। ये विशेष मौसम में जन्म देते हैं और इनमें एक साइकिल आता है जिसे बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। और प्राइमेट में कौन आता है, बंदर आता है, एप्स आते हैं, और मनुष्य, हम भी किस में आते हैं, प्राइमेट में आते हैं, प्राइमेट स्तनधारी है। तो इनमें ये क्या रहते हैं कि हर मौसम में जन्म देने योग्य रहते हैं, और इनमें एक चक्र रहता है। तो जो, और ये चक्र किन में पाया जाता है, केवल स्तनधारियों में, है ना, स्तनधारियों में। तो स्तनधारी और इनमें जो चक्र रहता है इसे क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक,
नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में जो चक्र पाया जाता है उसे बोलते हैं मत चक्र, ओएस्ट्रस साइकिल, और जो प्राइमेट में चक्र पाया जाता है उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। तो एनसीईआरटी ने ये कुछ जनन के, लैंगिक जनन के बारे में हमें थ्योरी दी है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद जनन के बाद एक लास्ट स्टेज आती है जिसे क्या बोलते हैं, वृद्ध अवस्था। तो वृद्ध अवस्था में क्या होता है भाई, लैंगिक जनन देने योग्य हो गए, परिपक्व अवस्था आ गई। अब जनन की क्षमता हर वक्त तो नहीं रहती है, तो जनन की क्षमता जब खत्म हो जाती है, जनन की प्रक्रिया, जनन देने योग्य जब खत्म हो जाती है प्रक्रिया, तो उसके बाद एक अवस्था आती है, तो उसे बोलते हैं वृद्ध अवस्था। ठीक, तो वृद्ध अवस्था या फिर इसको जीर्ण अवस्था भी कहते हैं। तो ये तो लैंगिक जनन की एनसीईआरटी ने कुछ थ्योरी दी थी जो कि मैंने समझा दी है। ठीक, इसी के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।